क्यों आईपीएस की सर्विस में कुछ गिनी चुनी लड़कियां आती हैं, क्यों सेना में कुछ गिनी चुनी लड़कियां जाती हैं, क्यों अलग अलग सेक्टर्स में क्यों इतनी ही लड़कियां मुख्यमंत्री हैं, क्यों गिनी चुनी प्रधानमंत्री हैं, क्यों स्पीकर गिनी चुनी लड़कियां हैं, क्यों सदन में बहुत कम लड़कियां हैं। तो सवाल तो अगर कहीं ये बात महिलाओं के समझ में आ जाए कि कोई एक दल है जो उनके बारे में सोच रहा है, उनको लीडरशिप देना चाहता है, वो अपने अधिकार मांग रही हैं, लड़कियां अपने अधिकार के लिए कहती है कि मुझे इस चीज़ के लिए अधिकार चाहिए, आप अधिकार बनाने वाले हो जाइए ना। जिंदगानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, राजधानी में कुछ नया क्या है, राजधानी में कुछ नया क्या है। सामने वाला कौन है क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने ढंग से अपना काम किया है। मुझे स्वीकार करने वाले लोग मुझे स्वीकारेंगे, मुझे अस्वीकार करने वाले लोग मुझे अस्वीकार करेंगे। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ठंडी का मौसम है, लेकिन पूरे तापमान की तासीर चुनाव की वजह से गर्म है और इस गर्मी में गर्माहट किसी सीट ने बढ़ा रखी है, तो वह है गोरखपुर की सीट। और आज उसी गोरखपुर शहर की सीट से एक प्रत्याशी, एक युवा नेत्री जो खुद की दावेदारी कर रही हैं भारत की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की ओर से, वो गोरखपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, जिन्होंने गोरखपुर की जनता को, गोरखपुर की आसपास की जनता को अपना परिचय एक उम्दा कवित्री के रूप में दिया है। हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश के इस एपिसोड में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना पांडे। चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जिस सवाल से आपको जोड़ना चाहता हूं, वो सवाल वर्तमान परिदृश्य में आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। आप छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो कहीं ना कहीं वो नींव होती है राजनीति की। लेकिन छात्र संघ में रहने के बाद जब हम पढ़ लिख रहे होते हैं तो एक कैरियर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपने राजनीति को क्यों चुना? देखिए, राजनीति को लेके मेरा बहुत अच्छा ओपिनियन नहीं रहा शुरुआती दौर में जी। छात्र राजनीति शुरू करने से पहले। अच्छा। और कभी कभी तो अब भी लगता है कि बड़ा गड़बड़ मामला है। लेकिन छात्र संघ चुनाव जब मेरा विश्वविद्यालय में जिस समय प्रवेश हुआ, उस समय छात्र संघ चुनाव बंद थे, हो नहीं रहे थे, रोक लगी हुई थी। मैं अगर दुरुस्त हूँ यादों के साथ अपने, तो 2006 के आसपास। हाँ जी। तो छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे थे जी। और उसी दौरान फिर चुनाव शुरू हुए, 4-5 के आसपास में चुनाव शुरू हुए थे। जी। तो जो जिस तरीके का माहौल रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से आप परिचित हैं जी। और जैसा कुछ माहौल है भी, कुछ माहौल मीडिया बना देती है अन्य जगहों से, जिस तरह की बातें ऊपर, बड़ा अराजकता, बहुत अजीब ढंग की चीज़ें निकल के आती हैं। और कुछ प्रत्याशी उसमें अच्छे भी आते हैं, कुछ प्रत्याशी अच्छे नहीं भी आते हैं। तो जिस तरह की हुल्लड़बाजी देखी, जो चीज़ें देखी, तो एक मन में आता था कि ये सब हो क्या रहा है। तो विद्यार्थी हैं, इनको पढ़ना चाहिए। चूँकि मेरा पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ ठीक ठाक रहा है, तो मुझे लगा कि विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, और ये पढ़ नहीं रहे हैं, या अगर विद्यार्थी राजनीति भी कर रहे हैं तो एक दूसरे तरह की राजनीति होनी चाहिए। ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती। हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि सब ऐसा ही था, अपवाद थे, तमाम अच्छे छात्र नेता हैं जिनको मैं कहूँगी कि मैं फॉलो करना भी पसंद करती हूँ। तो अचानक एक दिन मुझे ये लगा कि ठीक बात है कि छात्र राजनीति गड़बड़ है, ठीक बात है कि राजनीति गड़बड़ है। और ये सोच थी कि जो सबसे अजीब सा दिमाग होता है संसार का, जिसको कुछ नहीं करना होता है, वो राजनीति में चला जाता है। मैं लड़कपन की बात मैं कर रही हूँ, आज की बात नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ठीक है कि ये सारी चीज़ें गड़बड़ तो हैं, सवाल ये है कि इसको सुधारने कौन आएगा।
कोई कमरा गंदा है, उसमें झाड़ू नहीं लगा मुद्दतों से, और कोई कहे कमरा बड़ा गंदा है, आया निकल गया, फिर कहा कमरा गंदा है, आया निकल गया, तो प्रश्न ये उठता है कि कमरा साफ कैसे होगा? बिल्कुल, किसी न किसी को तो उसमें आके झाड़ू लगाना पड़ेगा, पहल करनी होगी, और उस पहल करने के लिए उस गंदगी में उतरना पड़ेगा। तो फिर इस सोच के साथ लगा कि आया जाए, और जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया है, जो कुछ समाज से सीखा गया है, जो पारिवारिक संस्कार हैं, जो कुछ कविताओं में कहने की कोशिश करती रही हूँ, उन सारी चीज़ों को यथार्थ के धरातल पे अगर उतारने की कोशिश की जाए तो शायद ये एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सकती है। और इस सोच के साथ छात्र राजनीति में आई, उसमें अड़चनें भी आई, फिर सफलता भी मिली, अच्छे ढंग से सफलता मिली, और लगातार फिर समाज के लिए जिस ढंग से मैं कर पा रही हूँ, मैंने कोशिश की है। लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा का समय समाज में हूँ। और अभी आप 2022 के चुनाव में गोरखपुर शहर से खुद को बतौर प्रत्याशी देखना चाहती हैं, या मैं इस तरीके से कहूँ कि आप इन कोशिशों में हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो आपको 2022 का प्रत्याशी बना दे। आपकी तैयारी पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से चल रही है। अब इस सीट का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है इस घोषणा के बाद कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से प्रत्याशी होंगे, और तमाम सारी घोषणाएं भी इस मद्देनजर हो चुकी हैं। आप अपनी प्रत्याशिता को अब किस तरीके से देखती हैं कि अब आपकी ये जो दावेदारी होगी, एक सीट का जो समीकरण आप लेके चल रही होंगी, और अब इस घोषणा के बाद कि स्वयं योगी आदित्यनाथ अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री के सामने अगर आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो आप अब इस चुनाव को किस तरीके से देखती हैं? मेरे सामने कोई भी होता जी, मेरा चुनाव लड़ने का तरीका वही होता। सामने वाला कौन है, क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने ढंग से अपना काम किया है। जी, मुझे स्वीकार करने वाले लोग मुझे स्वीकारेंगे, मुझे अस्वीकार करने वाले लोग मुझे अस्वीकार करेंगे। जी, विगत 1.5 दशकों से ज़्यादा का समय मैंने भी समाज में दिया है। जी, मेरे साथ नकारात्मक सिर्फ ये हो सकता है कि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। न मेरे पिताजी नेता थे, न मेरे पिताजी सांसद थे, न मेरे पिताजी मेरे गुरु कोई महंत थे। तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं आती है, और न मुझे बात बात पर रोना आता है, न मैं सहानुभूति का सहारा ले सकती हूँ। आंसू मेरे लिए बड़े मूल्यवान होते हैं, मैं इनको सजो के रखना चाहती हूँ, इनको सख्त बना के रखना चाहती हूँ। मैंने समाज के लिए काम किया है, अपने ढंग से काम किया। मैंने कविताएं लिखी हैं तो उसमें भी समझौता नहीं किया है, नहीं तो सैया बलमा लिख करके मार्केट वैल्यू बढ़ाया जा सकता था, या किसी पार्टी के चारण कवि बन के बहुत कुछ कमाया जा सकता था। मैंने कभी राजनीति में किसी से जीवन में एक पैसे की दलाली नहीं की है, निस्वार्थ भाव से अब तक काम किया है, अपनी जेब से अपनी सीमाओं में रहते हुए खर्च करके समाज के लिए काम किया है। सामने वाले जितने भी लोग हैं, जिधर आप इशारा भी कर रहे हैं और जो चीज़ें साफ हो चुकी हैं जी, उसमें जो लोग हैं उनको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला है, वो उसको आगे बढ़ाएंगे, और मुझे अपने ढंग से चीज़ों को करना है। मैंने किया, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। जी। आप महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, महिलाओं की तरफ से हैं, आप जिस दल में हैं उस दल ने मतदाताओं को अपनी तरफ जोड़ने के लिए एक पहल की कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इस तर्ज पर उन्होंने कहा कि हम 40% जो सीटें हैं, जो प्रत्याशी हमारे होंगे वो महिलाएं होंगी, और इसके लिए उन्होंने कवायद भी शुरू कर दी। पहली लिस्ट में भी उनकी संख्या में महिलाएं दिख रही हैं। जी। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य रूप से नहीं दिखती है, जो लड़ाई में मुख्य रूप से नहीं दिखती, और विगत 2 दशक से ऊपर हो चुके हैं, सत्ता से बाहर है। तो कांग्रेस की इस पहल को आप उत्तर प्रदेश में और चुनाव के नजरिए से कैसे देखती हैं? देखिए, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति, आप 2 दशक कह रहे हैं, मैं 3 दशक कह रही हूँ। जी, 3 दशक से 3 ज़्यादा दशक। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत उसको होना चाहिए, जितना मजबूत उसको होना चाहिए। जातीय समीकरण राजनीति में महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर कहीं से असफल रही है इतने समय में, इतने वर्षों में, तो इसलिए असफल रही है कि शायद वो जातीय समीकरणों पर उस ढंग से काम नहीं कर पाई। मैं आपको यहीं रोकूंगा। हाँ। तो क्या इस बार कांग्रेस ऐसे समीकरणों पर काम कर रही है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ उसमें। जी,
कांग्रेस की प्रवृत्ति ही नहीं है कि वो समीकरणों पर काम करें, लेकिन सोचने का तरीका पहले के लोगों का और बीच में जो सारी चीज़ें उठी, जिस तरीके से लोग जातीय भावनाओं में उलझे हैं, उसने राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। धीरे धीरे लोगों के पढ़ने लिखने का स्तर, ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया को देखने का तौर तरीका बदल रहा है। तो एक बात तो वो हो गई कि शायद मानसिकता बदलेगी और लोग संघर्ष को स्वीकार करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर 40% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो स्त्री जाति के रूप में इस बात को क्यों ना देखा जाए। जी प्रियंका जी कह रही थी मैं तो 50% से भी ज़्यादा देना चाह रही थी। कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ चीज़ें होती है, भाई उस ढंग के चेहरे होने चाहिए, सब चीज़ें होंगी तभी कर पाए, लेकिन उनकी जो मंशा है वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहती है। तो अगर स्त्री जाति भी इस बात को समझ जाए कि कोई राजनीतिक दल हमारे बारे में विचार कर रहा है, हमको मजबूत, सच्चाई तो ये है कि स्त्री आज भी बहुत खराब स्थिति में है। व्यावहारिक रूप से इसको देखिए, अब उसको कविता कहानी में और कुछ एक उदाहरणों की बात करें तो अलग बात है। क्यों गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में चेतना ही है, तो गिने चुने 2-3 चेहरे हैं, क्यों और लड़कियां नहीं हैं छात्र राजनीति में? क्या गोरखपुर परिक्षेत्र में लड़कियां नहीं रहती? क्यों आईपीएस की सर्विस में कुछ गिनी चुनी लड़कियां आती हैं? क्यों सेना में कुछ गिनी चुनी लड़कियां जाती हैं? क्यों अलग अलग सेक्टर्स में क्यों इतनी ही लड़कियां मुख्यमंत्री हैं? क्यों गिनी चुनी प्रधानमंत्री हैं? क्यों स्पीकर गिनी चुनी लड़कियां हैं? क्यों सदन में बहुत कम लड़कियां हैं? तो सवाल तो अगर कहीं ये बात महिलाओं के समझ में आ जाए कि कोई एक दल है जो उनके बारे में सोच रहा है, उनको लीडरशिप देना चाहता है, वो अपने अधिकार मांग रही हैं, लड़कियां अपने अधिकार के लिए कहती है कि मुझे इस चीज़ के लिए अधिकार चाहिए। आप अधिकार बनाने वाले हो जाइए ना, आप पॉलिसी मेकर बनिए ना, आप पॉलिसी के लिए अनुरोध करें, इससे बढ़िया कि आप पॉलिसी मेकर बन जाइए। तो जैसे जैसे इस तरह की बातें आएंगी, आज कांग्रेस को ये लगा है कि ऐसा होना चाहिए, कांग्रेस ने पहले भी सिद्ध किया है, तो अन्य दल भी जब इस चीज़ को देखेंगे और ये चीज़ें अन्य दलों में आएंगी, धीरे धीरे सदन में उनका प्रतिशत बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ेगा तो एक पॉलिसी मेकर के रूप में वो आगे आएंगी। और जो जाति की बात करते हैं तो तमाम जातियों के साथ, जैसे जाति की बात तो एक स्त्री जाति के रूप में भी देखा जाइए, उस ढंग से भी देख सकते हैं। आपने वर्ग को जाति में बदल दिया। हाँ। स्त्री वर्ग को। हाँ। हालांकि मैं इन चीज़ों में उस ढंग से विश्वास नहीं रखती जिस तरीके से जातिवाद और ये सारी चीज़ों का है। नेता मनुष्यों का नेता होता है जी। नेता ऐसा होना चाहिए जो सबका ध्यान रखे जी। लेकिन जिन फैक्टर्स पे राजनीति होती है, जो जोड़ घटाना है, मैंने उस जोड़ घटाने के आधार पे आपको बताया कि अगर 50% आबादी ये मान ले कि ये दल हमारे बारे में सोचता है तो ये उस गणित के लिहाज से भी शायद ठीक बैठे। अभी जो पिछला 10 दिन बीता है, इसे एक तरीके से इस्तीफा सप्ताह, इस्तीफे का पूरा दौर बीता है। तमाम सारे लोग विधायक मंत्री रहते हुए सत्ता दल छोड़े हैं, तमाम सारे लोगों ने और दल छोड़ के दूसरे दलों का धारण किया है। लेकिन वहीं जब आप महिलाओं पर बातचीत कर रही थी और आपके इस पूरे अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले अभियान की, पोस्टर गर्ल ने ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। तो ये तो एक बड़ा झटका हुआ कांग्रेस के लिए कि जब वो एक अभियान को की शक्ल दे रही थी महिलाओं को कि महिलाएं हमारे यहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, हमारे यहाँ ज़्यादा उनको अधिकार मिलेगा, हम उनके अधिकारों की बात करेंगे, हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे, और वहीं आपके मुख्य चेहरों में से एक चेहरा जिसे आपका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान का पोस्टर गर्ल कहा जा रहा है, वही छोड़कर भाजपा में चली जाती है। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? पोस्टर गर्ल होने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे के पूरे अभियान को केवल वही व्यक्ति चला रहा है। कोई अभियान चल रहा है तो उसको चलाने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत स्तरों पर होते हैं। तो लेकिन पोस्टर गर्ल की एक भूमिका तो हुई, उसकी तो सहमति रही होगी ना उस अभियान को लेकर। सहमति रही होगी, सहमत बहुत सारे लोगों की रही होंगी। जितने लोगों की सहमति रही है, क्या सबको टिकट दिया जा सकता है क्या हर विधानसभा में? बिल्कुल नहीं। जितने लोग लड़े हैं, जितने कार्यकर्ता किसी दल में, किसी भी दल में, कांग्रेस में, भाजपा में, कहीं भी, क्या सबको टिकट देना संभव है क्या? और जितना मुझे उनके बारे में जानकारी है, अभी उनको बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं आई, फिर उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया, उनको लोगों ने देखा समझा। अचानक से आप कई सारी अपेक्षाएं एक साथ रखें तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपेक्षा पूरी हो जाए। और ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, भारतीय जनता पार्टी तो
अगर वो महत्व देना चाहे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी कोई बहन कहीं जाए, स्थापित हो, तो दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को ही चाहिए कि उनको टिकट दें, चुनाव लड़ें। प्रियंका गांधी की एक सिपाही एक दूसरी प्रियंका को शुभकामनाएं दे रही हैं कि अगर वो किसी भी दल में हो तो किसी दल में रहें, लड़कियां मजबूत हों, समाज के लिए काम करें, तो समस्या क्या है? अच्छा है। मैं फिर महिलाओं से ही जुड़े एक सवाल पे आता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की जब ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है कि वो गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद यहाँ के सियासी समीकरण बदलना तेज हो जाते हैं। बहुत सारे कयास लगने शुरू होते हैं हर तरफ से। उन्हीं कयासों में एक नाम जैसे आता है चंद्रशेखर रावण का कि वो प्रत्याशी होंगे गोरखपुर शहर से। फिर समाजवादी पार्टी ने भी बहुत बड़ा एक कदम उठाया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला जी के परिवार को समाजवादी पार्टी में एंट्री मिलती है। वो लोग सपा ज्वाइन करते हैं और पूरी उम्मीद है कि वही प्रत्याशी भी हैं, घोषित भी है। जिस तरीके से उनकी प्रत्याशिता को, रावण की प्रत्याशिता को, फिर और जिस तरीके से अब कयास हर दलों से उठ रहे हैं, आप किस तरीके से अब इस पूरे गोरखपुर शहर के आगामी विधानसभा चुनाव को देखती हैं? देखिए, लोकतंत्र है और किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई भी भारतीय है तो भारत में किसी हिस्से से कहीं चुनाव लड़ सकता है जी। और जो भी लड़े उसके प्रति मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। वो अच्छा करे, समाज के लिए बढ़िया काम करे जी। आपने चंद्रशेखर रावण से शुरुआत की है, तो उनकी प्रत्याशिता में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं, समाज में अपनी बातों को लेके जा रहे हैं, लड़ना चाहिए, स्वागत है उनका भी गोरखपुर में। थोड़ा सा ये है कि स्थानीय अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए काम आसान होता है। जनता को भी, स्थानीय जनता को भी स्थानीय प्रतिनिधि से कोई बात कहने में आसानी होती है और स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है तो उसको समझने में भी, क्षेत्र को समझने में भी आसानी होती है। एक महीने के लिए कोई आए तो सारे अब कितने वार्ड हैं, कितने बूथ हैं, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो चुनाव लड़ना तो बहुत बात की बात होती है, लेकिन फिर भी अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनके लिए मैं मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल चाचा जी के परिवार को लेकर के, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सदस्यता ग्रहण की समाजवादी पार्टी की, अच्छी बात है। उनको लगा कि अगर जहाँ वो हैं उनको उस तरीके से महत्व नहीं मिल रहा है तो कोई कहीं जाए, समाज के लिए काम करना चाहिए। अब नदियाँ एक घाट बहुतेरे, समाज के लिए आप काम करें, कहीं करें, अपने सम्मान का ध्यान में रखते हुए। एक चीज़ का मुझे ज़रूर आश्चर्य है, अखिलेश यादव जी ने अभी प्रत्याशिता घोषित नहीं हुई तो कुछ कहना थोड़ा सा शायद जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है वो सहजनवा से तैयारी करते रहे हैं। उनके पुत्र, पत्नी नहीं, उनके पुत्र, जो छोटे पुत्र हैं, उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात भी हैं और मुझे मालूम है कि सहजनवा से तैयारी कर रहे हैं। एक कोई व्यक्ति कहीं किसी विधानसभा को पकड़ के उस पर काम कर रहा हो लंबे समय से और उसको अचानक से किसी दूसरी जगह पर भेज देना, मुझे लगता है कि भाई बाकी जोड़ घटाना क्या है, क्या जातीय समीकरण सोच रहे हैं, अब क्या चीज़ें सोच रहे हैं, अलग बात है कि उसके नाते दो चार विधानसभाओं में वैचारिक स्वरूप से क्या परिवर्तन होंगे, लेकिन उस प्रत्याशी के रूप में तो मुझे लगता है कि इतना आसान मामला नहीं होगा। अगर वास्तव में वो उनके शुभचिंतक थे, अगर वास्तव में अखिलेश जी को ये लगता हो कि वो उनका हित चाहते हैं, तो उनको वहीं से चुनाव लड़ा देना चाहिए जहां से वो तैयारी कर रहे हैं। यानी आप इसे समाजवादी पार्टी की अवसरवादिता कहना चाहते हैं? शब्द में हम लोग का चूंकि सारा काम शब्दों का ही है जी, मैं शब्दों की ही कमाई खाती हूँ, मैं कह दूंगी, आप शब्दों के भरोसे जीती हूँ, तो शब्दों का चयन तो बड़ा है, क्या कहूँ। लेकिन वो जहाँ से तैयारी कर रहे थे उनको वहाँ से समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए था और उनको भी सोचना चाहिए था कि जहाँ मैं हूँ मुझे वहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस से आप कोशिश कर रही हैं, यहाँ पे और भी तमाम सारे लोग हैं जिनकी दावेदारी इसी शहर से है। टिकट किसको मिलेगा ये अभी तक कोई फाइनल हुआ नहीं है। कोई फाइनल नहीं। प्रत्याशी आप होती हैं तो ये सवाल ही नहीं बनता है, लेकिन अगर प्रत्याशी कोई और होता है तब आपका कदम क्या होगा? जो लड़ेगा उसको लड़ाया जाएगा। आप कांग्रेस की सिपाही हैं जी। हमारे इस शो का नाम उत्तम प्रदेश है। अगर कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा करती है और उस भरोसे पे गोरखपुर शहर की जनता आप पे भरोसा करती है, आप विधानसभा पहुंचती हैं, आपका प्लान क्या है गोरखपुर शहर के लिए? कि उस गोरखपुर शहर के लिए आप ऐसा क्या करेंगी
जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा? देखिए, ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है यहाँ पे। ट्रैफिक को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर काम किया जाएगा। उसके विशेषज्ञ जो हैं, ट्रैफिक से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं और सेक्टर के लोग जितने भी हैं, उनके साथ जनता के साथ भी संवाद करके कोई अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि भीड़ से निजात मिले। उस तरह के कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे जिससे भीड़ से निजात मिले। उसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा मैं संतुष्ट नहीं हूँ गोरखपुर में, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो चाहे प्राइवेट व्यवस्था हो। सरकारी व्यवस्था में संसाधनों का अभाव है। तमाम डॉक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं मेडिकल कॉलेज में, सिविल हॉस्पिटल में तो बहुत सुविधाएं हैं ही नहीं, मेडिकल कॉलेज में भी कई सारे ऐसे विभाग हैं, महत्वपूर्ण विभाग हैं जहाँ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। जैसे न्यूरोसर्जन नहीं है, जैसे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में कोई डॉक्टर नहीं है, जैसे कार्डियक के लिए व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, ये आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो अस्पतालों को लेकर के काम होगा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और ऐसी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी विद्यालयों से मिलके, महाविद्यालयों के लोग व्यवस्थापकों से मिलके और बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठ के कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी कि बच्चों को पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि चिकित्सा के नाम पे और शिक्षा के नाम पर जितनी लूट खसोट मची हुई है, मैं ये नहीं कहती कि ये समस्या केवल गोरखपुर में ही होगी, अन्य जगहों पर भी है, लेकिन गोरखपुर में खूब है। तो इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी कि जो जहाँ है वो अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह करे। और ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ख़राब है। 80% से ज़्यादा सभी लोग जानते हैं, वो 4 महीने यही मुख्य विषय होता है मीडिया का। तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पता ही नहीं कि पानी जाना क्या है, कहाँ है, ये नक्शे में है ही नहीं कि पानी जाएगा, निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। जहाँ सफाई की ज़रूरत है सफाई करवाने की कोशिश की जाएगी, जहाँ नए सिरे से कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है नया कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा, जो पुराना कंस्ट्रक्शन जो अड़चन बन रहा है उस कंस्ट्रक्शन को उधड़वाना पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर कम से कम शौचालय की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो। जहाँ शॉपिंग वाली जगहें हैं, जहाँ जहाँ भी भीड़ वाली जगह है, जहाँ ज़्यादा देर तक इकट्ठा होने की स्थिति आती है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है और इससे बहुत दिक्कत होती है, व्यावहारिक दिक्कत है, ये समस्या होती है। तो इस दिशा में बाकी अवसर मिलते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में है, धीरे धीरे काम होगा। चेतना जी, आपके प्लान गोरखपुर शहर को और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए? एक चीज़ प्रणव जी मैं आपको और बताऊँ जी, मैं जब छात्र संघ पदाधिकारी थी जी, उस समय तमाम वित्तीय अधिकार नहीं होते हैं और छात्र संघ पदाधिकारी में कोई बहुत मैच्योर आदमी नहीं होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, कम उम्र के बच्चे ही बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहली बार, अब उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? 20-21 साल के आसपास ऐसे ही रही होगी। तो मैंने पहली बार परिसर के लिए, विशेष रूप से छात्र छात्राओं के लिए, लेकिन पूरे परिसर के लिए एम्बुलेंस सुविधा की मांग की थी और एम्बुलेंस सुविधा मिल भी गई थी 24 घंटे के लिए, क्योंकि छात्रावास भी थे, महिलाओं के छात्रावास भी थे, बच्चों के भी छात्रावास थे और उस लाभ का उस सुविधा का लाभ कोई भी ले सकता था, शिक्षक कर्मचारी कोई भी ले। पहली बार मैंने उन सीमित संसाधनों के बीच, उसके बाद महिला चिकित्सक की नियुक्ति मेरे मांग पर हुई थी और एक छात्र संघों की जो छवि थी उस छवि से अलग हमने एक बहुत बड़े स्तर का युवा महोत्सव आयोजित किया था। पहला परिवर्तन मैं सबसे बड़ा परिवर्तन ये मानती हूँ, मैं अपने छात्र राजनीति में जो मेरा पदार्पण हुआ, जो एंट्री हुई, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इस बात को मानती हूँ कि छात्र संघ भवन जहाँ को लेकर एक अजीब सा वातावरण बना होता था, वहाँ पढ़ने लिखने वाले लड़के जाने लगे, वहाँ लड़कियाँ जाने लगी, अपनी बात कहने लगी। मेरी अनुपस्थिति में भी उनके मन में यह था कि चूंकि चेतना के बैठने की जगह है, ये है, तो बाकी जो लोग भी बैठते हैं वहाँ ठीक ही होंगे। आपने उसे चेतना स्थल बना दिया। हाँ, चेतना स्थल, हाँ, आप उस अर्थ में आप कहेंगे तो वो निश्चित रूप से वो बन गया। मैंने क्या बनाया, ईश्वर की कृपा है। मैं चाहती हूँ कि जिस सोच के साथ मैं उस दौर में छात्र राजनीति में थी, उसी कॉन्सेप्ट के साथ, उसी रचनात्मकता के साथ, उसी संकल्प के साथ ये वाली राजनीति की शुरुआत हो। और चूंकि मैंने करके दिखाया है प्रणव, इसलिए मैं करके दिखाऊंगी। इस बात का मैं दावा है, दावा नहीं, करके दिखाया है।
तो वो होगा। मैं जिस तरीके से आपको जानता हूँ वो मोह मैं रोक नहीं सकता। अपनी जनता के लिए, अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए आप अपनी कविताओं के लिए ही जानी जाती हैं। तो इस बातचीत का समापन मैं चाहूँगा कि आप अपनी किसी 4 पंक्तियों से ही कर दें। चूँकि ये बातचीत जो है राजनीति के इर्द गिर्द है जी बिल्कुल, और पिछले कई दशकों से प्रदेश में बहुत कुछ बदला नहीं है। जी उनसे असंतुष्ट होंगे तो उनके पास जाएंगे, उनसे असंतुष्ट होंगे तो उनके पास जाएंगे, लेकिन कोई बदलाव ऐसा नज़र नहीं आता। असंतोष लगातार जारी है। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि जिंदगानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, राजधानी में कुछ नया क्या है, राजधानी में कुछ नया क्या है। आपकी ये पंक्तियाँ कांग्रेस को ही तो नहीं समर्पित हैं कि कुछ नया करें कि राजधानी में वो भी रंग बदल सकें? दशकों का इंतजार चल रहा है। उसी नए को लाने की कोशिश, तो इसलिए मैंने ये आगाह किया जनता को कुछ नया नहीं है बिल्कुल, और नया करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद।